आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। ये जो मैप आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज सर्बिया। सदियां पहले यहाँ पर एक सर्बियन एम्पायर हुआ करती थी, फिर यहाँ पर ओटोमन एम्पायर ने आके कब्जा कर लिया और फिर 19वीं सेंचुरी में यहाँ पर सर्बियन रिवॉल्यूशन आया और ये एक अलग मुल्क बन गया फाइनली। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलके कुछ और इलाके इन्होंने, जैसे कि रोमानिया, हंगरी, मैसिडोनिया, मोंटीनेग्रो, सर्बिया, बोस्निया, इन सारे इलाकों को मिला के इन्होंने एक और मुल्क बनाया जिसको यूगोस्लाविया कहते हैं। यूगोस्लाविया असल में बहुत ज़्यादा मुल्कों की एक यूँ समझें कि फेडरेशन बनी हुई थी। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 1 भी ख़त्म हो गई, 2 भी ख़त्म हो गई। यूगोस्लाविया एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क था दुनिया का। यूगोस्लाविया के साथ होता यह है कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई और सोवियत यूनियन हार गया तो यूगोस्लाविया के अंदर भी इस सारे अरसे के दौरान एथनिक कन्फ्लिक्ट जो थी वो शुरू हो चुकी थी। यूगोस्लाविया के अंदर चूँकि इंडिया की तरह कई मज़ाहिब के लोग थे, कई नस्लें वहाँ पर रहती थीं, लेकिन उनको मुत्तहद रखने के लिए इनके पास ना तो कोई आइडियोलॉजी थी, ना कोई ऐसी फोर्स थी जो कि इन सारे अलग अलग किस्म के लोगों को आपस में जोड़ के रखे। किसी भी सोसाइटी में जब बहुत ज़्यादा अलग अलग नज़रियात रखने वाले लोग हैं ना, तो ज़रूरी है कि कोई ऐसा कॉमन फैक्टर हो जिसके बुनियाद पे वो सारे लोग जो हैं वो आपस में वहाँ पर जुड़ के रहें। मिसाल के तौर पर आप देखें, पाकिस्तान जैसा भी है, वहाँ पर बहुत अलग अलग ज़बानें और अलग अलग कल्चर वाले लोग हैं, लेकिन मज़हब उनका एक है, तो वो रिलीजन के नाम पे आज तक आपस में जुड़े हुए हैं। इंडिया के अंदर इंडियन जो नेशनलिज्म, टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, वो उनको जोड़े रखता था, हिंदुस्तानियत जिसको कहते थे। अच्छा, ये सेक्युलर हुआ करती थी, इसमें मजहब या फिर एथनिसिटी का कोई रोल नहीं था। लेकिन आज की जो हिंदुस्तानियत है ना, वो पहले वाली ख़त्म हो चुकी है। अब इसके अंदर एक मजहबी इंतहा पसंद मजहबी रंग आ गया है कि अगर आप हिंदुत्व के हैं, हिंदू हैं, तो ही आप इंडियन हैं। तो ये इंडिया के लिए डेंजरस है। यूगोस्लाविया का मिसाल उनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। 1990s से यहाँ पर यूगोस्लाविया में यूँ समझे कि इंसर्जेंसीज ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना उनको शुरू किया। पहले से चलती आ रही थी, काफ़ी टाइम से उन्होंने जो है ना इसको कैरी ऑन किया हुआ था, लेकिन फिर इनको हर्ट करना शुरू किया इन्होंने। जब ये पीक पे पहुँचने लगी ना, तो फिर यूगोस्लाविया को उन्होंने हर्ट किया। 1991 से यूगोस्लाविया के अंदर ये आज़ादी की तहरीकें जो है इन्होंने जोर पकड़ना शुरू किया और एक के बाद एक टुकड़े यूगोस्लाविया के अलग होते चले गए, अलग अलग मुल्क बनते चले गए। इन टुकड़ों में एक टुकड़ा सर्बिया का भी था, जिसका मैप मैंने आपको शुरू में दिखाया, ये भी यूगोस्लाविया का एक हिस्सा था। अब सर्बिया के अंदर ये इशू पैदा हुआ कि वैसे तो हिस्टोरिकली ये एक अलग किंगडम भी रहा, फिर कभी इसके ऊपर इन्वेजन्स भी हुई, लेकिन इसके अंदर भी यूगोस्लाविया के ब्रेकअप के फैक्टर्स मौजूद थे, यानी सेम चीज़ें इसके अंदर मौजूद थे। इथनिक और रिलीजियस डिवीजन्स इसके अंदर, फॉल्ट लाइन्स मौजूद थी। सर्बिया के जो कम अकल सियासतदान और उनकी जो मिलिट्री थी, ये ओवर द डेकेड्स इस फॉल्ट लाइन को ख़त्म करने, कम करने की बजाय इस पर सियासत खेलते रहे और इसको बढ़ावा देते रहे। वहाँ पर सर्बिया का कोसोवो का एक रीजन है, कोसोवो का। बाकी के सर्बिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो थी वो मेजॉरिटी में रहती थी और सर्ब नस्ल के लोग वहाँ पर अक्सरियत में थे। अच्छा, वहाँ की जो क्रिश्चियनिटी है वो कुछ डिफरेंट है, वो कुछ अलग किस्म का फ़िरका है। दे आर डिफरेंट देन दी रोमन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। वहाँ के ईसाइयों को ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। समडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट दीज डिफरेंसेस कि ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और ये सारे क्या हैं, इसमें मैं कभी बात करूंगा। इस वक्त के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ पर ये अक्सरियत में है। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो ईसाई थे वो अक्सरियत में वहाँ पे, और जो वहाँ पर इथनिसिटी के हवाले से जो अक्सरियत में लोग रहते हैं वो सर्ब हैं। तो ये वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी थी। और जैसा कि अक्सर होता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ में कुछ कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जिनका भरम होता है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनको हमारी तरह रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिस तरह इंडिया में होता है ना, हिंदुत्व वाले सबको सैफरॉन कलर से पेंट करने की कोशिश करते हैं कि सबको हिंदू बनाएंगे, नहीं तो हमारे तौर तरीके पर हैं। भारत में अगर रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इस तरह के नारे आपको सुनने को मिलते होंगे। तो वहाँ पर सर्बिया में सेम यही चीज़ हुआ करती थी, एग्जैक्टली यही। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनकी, जो कि कोसोवो में रहती थी, कोसोवो के इलाके में, सर्बिया के साथ ही कोसोवो है, इनके लिए इन्होंने जनाब ज़मीन तंग कर दी।
तंग करके रख दिया इनको कि अगर सर्बिया में रहना है तो फिर हमारी तरह से आपको चलना पड़ेगा। और ये थे मुसलमान ज़्यादातर कोसोवो के अंदर। ये याद रहे कि कोसोवो इटसेल्फ कोई इतने ग्रुप नहीं है, मतलब ये कोई कौम नहीं है इस तरह की। ये जो यूरोप के अंदर छोटा सा खूबसूरत मुल्क है, मुसलमान मुल्क है अल्बानिया, कोसोवो वाले असल में नस्ली एतबार से अल्बानियंस हैं। बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है अल्बानिया। इनका क्या कल्चर है ज़बरदस्त, इनके खाने, इनका जो ट्रेडिशनल कपड़े इनके देखें, डांस बड़ी कमाल की करते हैं वो जो शादियों में कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त कल्चर, बड़ा कलरफुल किस्म का इनका कल्चर है। घूमने लायक इलाके हैं सारे, बहुत ही खूबसूरत हैं। कोसोवो में अल्बानियन मुसलमान रहते हैं। तो जैसे इंडिया के अंदर हिंदुत्व के गुंडे दादागिरी जमाते रहते हैं, यहाँ पर कोसोवो में भी जब मुसलमानों के ऊपर दादागिरी जमाने की अटैम्प्ट हुई और वो नाकाम हुई हर तरह के जुल्म के बावजूद, तो इन्होंने क्या किया कि ताकत के साथ उसको कुचलने की एक अटैम्प्ट की। हर तरह का जुल्म कोसोवो के मुसलमानों के साथ किया गया। विंटर में वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है कोसोवो के कई इलाकों में, तो उनकी जो सफ़ेद कलर की बर्फ़ होती थी वो खून में लाल हो जाती थी, इतना खून वहाँ पर बहाया गया। लेकिन मुसलमानों के अंदर वो जो एक रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज़ है ना, वो तो आपको हर जगह मिलती हैं। चाहे मिडल ईस्ट के अंदर देख लें, अमेरिकन आते हैं तो फिर उनके साथ बड़ी पावरफुल लड़ाइयाँ होती हैं। अफ़गानिस्तान में जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ लोग लड़ रहे होते हैं। कहीं पे भी, कश्मीर के अंदर आप देखें, इंडिया ने बड़ी फोर्स लगाई हुई है, लेकिन 70 साल से इंडिया वहाँ पर मार भी खा रहा है। उनके फोर्सेस रोज़ाना आए दिन उनके ऊपर हमले होते हैं। तो ये एक कैपेसिटी है, एक अगर कौम का जो नज़रिया होता है ना, उनकी जो अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि किसी के नीचे दब के नहीं रहना। तो एक मुसलमानों के अंदर ये चीज़ है कि दब के नहीं रहना। कहीं पे भी आप देखें, अगर कोई बाहर की फोर्स आती है तो बड़ी रेजिस्टेंस होती है, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है सोसाइटी के अंदर। तो कोसोवो वालों ने भी बड़ा ठीक ठाक इनकी ठुकाई लगाई सर्बिया वालों की। सर्बिया क्लेम तो करता है कि ये हमारा इलाका है, तारीखी एतबार से अखंड सर्बिया ममा का हिस्सा है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि हमेशा से ही इसकी अलग आइडेंटिटी रही है इस एरिया की। ये भी फैक्ट है। बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की इनकी आज़ादी की जो तहरीक है वो चली। अच्छा, एक यहाँ पर बात, इंटरेस्टिंग बात बताना आपको ज़रूरी है कि बोस्निया भी जो है ना, बोस्निया का नाम आपने सुना होगा। बोस्निया को भी यूगोस्लाविया से ही आज़ादी मिली थी, एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है वो भी। और बोस्निया की फ्रीडम मूवमेंट में अजब बात आपको बताता हूँ कि आईएसआई जो है पाकिस्तान की, इसका बड़ा रोल नज़र आता है। ऐसा इल्ज़ाम आईएसआई पे लगता रहता है कि जब सर्बिया वाले मार रहे थे इनको, तो आईएसआई वालों ने ही बोस्निया के मुसलमानों की फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट जारी रखी थी। सोवियत यूनियन के खिलाफ जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में आईएसआई वालों ने एक मोमेंटम बनाया था, उसको बोस्निया के अंदर शिफ्ट किया गया था। ऐसा इल्ज़ाम उनके ऊपर, अगेन लेट मी टेल यू, ये ऑफिशियल चीज़ें नहीं है, ऐसा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहता है। तो मुस्तकिल मार खाने के बाद जब कोसोवो वालों ने फाइट बैक करना शुरू किया वहाँ के मुसलमानों ने, तो तब तक ये नहीं रुके जब तक पूरे कोसोवो से इनकी फ़ौजों को पुश बैक नहीं किया उन्होंने। और फिर 2008 में कोसोवो वालों ने आज़ादी डिक्लेयर कर दी थी। सर्बिया वाले आज तक कहते रहते हैं, आज तक कहते नहीं मानते इसको। वो कहते हैं ये कोई मुल्क नहीं है। हालांकि कोसोवो को बहुत ज़्यादा मुल्क मानते हैं, एज ए कंट्री उन्होंने माना हुआ है इनको, कोसोवो वालों को, लेकिन सर्बिया वाले नहीं मानते। वो कहते हैं दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर अखंड मामा सर्बिया, वो सर्बिया माता की जय। वो कहते हैं ये अखंड सर्बिया माता है, इसको हम वापस लेंगे, एनेक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर फिर ये होता है कि कोसोवो के अंदर नेटो की फोर्सेज आ जाती हैं, पीस कीपिंग मिशन पे आ जाती हैं, ताकि दोबारा इनके दरमियान जंग ना छिड़े। क्यों? यूरोप है ना, यूरोप है। बाल्कन स्टेट्स के बिल्कुल सेंटर में कोसोवो आता है, ये इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल सेंटर में बाल्कन स्टेट्स के, अगर आप कोसोवो के अंदर आके कोई बैठ गया ना, और कोसोवो के अंदर से आप पूरा बाल्कन स्टेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हो ये रहा है कि कोसोवो और सर्बिया के दरमियान दोबारा, बज़ाहिर बहुत छोटी सी बात है, बहुत गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर एक छोटा सा इशू है। पहले वो जो सर्बिया के जो लोग रहते हैं, 4-5% सर्ब्स रहते हैं कोसोवो में, बाकी सारे तो वो अल्बानियंस हैं, 4-5% है। तो सर्बिया वाले अलग से अपनी कोई एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर उनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स वो इशू कर रहे होते थे। अब कोसोवो वाले कह रहे हैं कि ये इनको छोड़ें, हम देंगे इनको, तो इस पे इनका झगड़ा हुआ है। अब ये छोटी सी बात है बहुत, एज आई सेड, लेकिन ठग से सर्बिया वालों ने कह दिया कि हम कोसोवो में रहने वाले सर्ब्स को बचाएंगे, उनके राइट्स को बचाएंगे। जैसा कि हिंदुत्व के गुंडे आपको अक्सर कहते हुए नजर आते हैं, बांग्लादेश का हिंदू खतरे में, पाकिस्तान का हिंदू खतरे में, मिलिट्री भेज के उनकी हेल्प करेंगे वगैरह वगैरह। सर्बिया के भी कुछ वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके ऐसे बयान सामने आए हैं कि ये हम इस तरह करेंगे, उनको बचाएंगे। इस पे
नेटो जो फोर्सेज वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं, तकरीबन 4000 नेटो फोर्सेज वहां मौजूद हैं कोसोवो के अंदर, उन्होंने कहा है कि अगर ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो हम ज्यादा नेटो फोर्सेज भेज देंगे कोसोवो के अंदर। राइटर्स खबर लगा रहा है, नेटो सेज इट इज रेडी टू स्टेप अप फोर्सेज इफ सर्बिया कोसोवो टेंशन एस्केलेट। नाउ ये सिग्निफिकेंट क्यों है बात, ये मैं आपको आज क्यों बता रहा हूं। वेस्ट के अंदर ये सोच कहीं ना कहीं पे पनप रही है कि इन क्राइसिस से फायदा उठाया जाए, और जो बाल्कन स्टेट्स हैं उनके अंदर अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक जो प्रेजेंस है, जो कि रशिया के वजह से अंडर थ्रेट है, इसको मजबूत किया जाए। ऐसा ना हो कि इनके अंदर रशिया आ जाए मिलिटरली या डिप्लोमेटिकली, ये उधर खिसक जाएं बाल्कन स्टेट्स वाले और सदर्न यूरोप वाले भी उधर चले जाएं। ईस्टर्न यूरोप में वैसे ठीक ठाक असर रशिया अपना पैदा कर चुका है, तो यहाँ पर भी उनको ये है कि ऐसा ना हो कि ये भी उधर चले जाएं। तो एक वेस्ट के अंदर सोच पाई जा रही है कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं और मिलिट्री भी ज़्यादा डिप्लॉय करें और डिप्लोमेटिक अपने जो आपके रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा वहाँ पर डिप्लॉय करें। बिजनेस स्टैंडर्ड खबर लगा रहा है कि कोसोवो बॉर्डर क्राइसिस एन अपॉर्चुनिटी फॉर नेटो यूरोपियन यूनियन टू प्रेशर रशिया। तो खामोशी के साथ ईस्टर्न यूरोप और सदर्न यूरोप में यूं लग रहा है कि एक और नई कोल्ड वार नेटो और रूस के दरमियान छिड़ने लगी है, खामोशी के साथ। देखें, देखते ही देखते फिर से कोई नई कोल्ड वार इन इलाकों में छिड़ रही है। अभी पुरानी कोल्ड वार के जख्म लोग भूले नहीं है कि दूसरी कोल्ड वार यहाँ पर स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर ज्यादा खबरों में आए बिना वेस्ट वाले कोशिशें कर रहे हैं कि अपना असर यहाँ पे हमें बढ़ाना चाहिए समहाउ। और अगर वो ऐसा करते हैं तो काउंटर में रशियंस भी कुछ ना कुछ करेंगे, और यही तो कोल्ड वार होती है। कोल्ड वार में ये डायरेक्टली नहीं लड़ते, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं, और फिर अगर कहीं पे मिलिट्री यूज़ करने की ज़रूरत होती है पावर, तो वो मिलिट्री पावर भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कोल्ड वार आपको स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है इन इलाकों के अंदर।